समझ लो किसी ने एक एक पैसे इकट्ठा करके बाप दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके कुछ जमीन या प्रॉपर्टी बनाई। कुछ इमरजेंसी केसेस आ गई और उस जमीन को बेचने की आवश्यकता पड़ गई। हालांकि कोई ऐसा करता नहीं, पर अगर आवश्यकता पड़ गई इमरजेंसी केसेस में, वो बेचने के लिए जाता है। बेचने वाला पार्टी भी तैयार रहता है, खरीदने वाला पार्टी भी तैयार रहता है। अचानक इसमें से तीसरा कोई आता है और कहता है जो आप बाप का दादा का परदादा की जमा पूंजी है, जिसे आप बेच करके अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हो, वो तो आपका है ही। आपके नोटरी कागज अदर प्रूफ कोई कुछ मायने नहीं रखता। बस किसी ने बोल दिया आपका इस पर हक नहीं है, मतलब नहीं। एक पोस्टर लगा देगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके दादा परदादा बाप की सारी प्रॉपर्टी को कर सकता है। ये है वक्फ बोर्ड। वक्फ क्या है ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बीट में आगे चलते हैं। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ये है कि दान देना। मजहब विशेष में लोग दान देते हैं, उसको वक्फ कहते हैं। उनका एक माना जाता है कि अपनी जो इनकम है, अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों को, गरीबों को दान में दिया जाता है। मैं इस्लाम का इस्लाम नहीं हूँ, परंतु जितना मुझको इस्लाम के बारे में नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ। इतना भी नॉलेज कम नहीं है कि कोई एक मौलवी और मौलाना आकर के बोले कि तुम गलत बोले। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई इसको गलत प्रूफ नहीं कर सका। तो उनके मजहब के अनुसार से अपने आमदनी का एक हिस्सा गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। एक रियल में वक्फ का जो मतलब है ये। अब भारत के वक्फ का मतलब कुछ अलग है। तो 1947 के पहले भारत में वक्फ नाम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था ही नहीं। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ वहां से वक्फ पैदा होने की संभावनाएं आने लगी। हाँ, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश में गए पार्टीशन के बाद, उनको भी यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी या फिर जमीन जायदाद गाड़ी बंगले कुछ छोड़ के जाने थे, क्योंकि उस टाइम पर इतना समय नहीं था कि सब लेकर के जा सके, और जमीन तो वैसे भी नहीं लेकर जा सकते थे। तो उनको ये सब छोड़ के जाना पड़ा। तो उसका रख रखाव करने के लिए, उसका देख रेख करने के लिए एक संगठन बनाई गई तत्कालीन सरकारों ने। उसका नाम वक्फ बोर्ड। फिर भी वक्फ बोर्ड उतना नहीं था। उसके बाद 10 साल बाद फिर से वक्फ बोर्ड में जो महाराज जी हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने और उसको पावर दे दिया कि वो एक और पावर दे दिए, वो किसी भी जमीन को अपना बना सकती है। सिर्फ उसको नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद और जारी एक परिवार विशेष से प्रधानमंत्री पैदा होते रहे। हर प्रधानमंत्रियों ने उसको थोड़ा थोड़ा योगदान देकर के पावरफुल बनाते गए। कुछ अपने ही चमचे जो डुप्लीकेट मौलवी, मैं ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, डुप्लीकेट मौलवी इसको वक्फ बोर्ड धीरे धीरे सौंप। अब उसके पीछे एक षड्यंत्र ये था, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद या 50 साल बाद, जब कांग्रेस सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि अगर को पता एक दिन तो देश जागेगा ही, एक दिन देश के लोग जागेंगे ही, सच्चाई का पता चलेगा ही। उस समय हम क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने, अरे यार हमने बहुत जब हम बोला शुरू कर तब इतना बोला शुरू कर, जब उस परिस्थिति से निपटने के लिए अपने जो चमचे थे मौलवी टाइप्स को, उनके हाथों में अधिकार दे दिया गया। और अधिकार इस तरीके से कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं तो उसका भी उसको हर हाल में वो प्रॉपर्टी आपको देना ही पड़ेगा। वो यहाँ कोर्ट में भी नहीं जा सकता। अगर उसको कुछ शिकायत है तो आपके पास ही आना पड़ेगा शिकायत लेकर के। जरा बताइए, एक तरफ ये कहते हैं कि सबके लिए देश में संविधान एक, तो वहां पर कहाँ है संविधान? ये तो संविधान की मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाना हुआ। जहां पर आप कहते हैं कि भारत सेक्युलर है, सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। हाँ, रियल में सब कुछ नहीं। तो रियल में तब होता, जैसे एग्जाम्पल तरीके से अगर आप बेसिकली समझाऊं तो 4 बच्चे हैं, ठीक। अगर बाप ये भी दावा करता है 4 बच्चों को समान मानता हूँ, समान अधिकार देता हूँ,
तो एक बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी दे दे और 3 बच्चे को अपना दे, तो बाप चारों बच्चे को तो समान नहीं मार रहा है, सिर्फ कर रहा है। वही कॉन्सेप्ट। और जो भारत की जमीन है, सरकारी प्रॉपर्टीज हैं, जंगल है, पहाड़ है, नदियां, यहाँ तक कि भारत के जो न्यायालय हैं, ताजमहल, लाल किला, ये सब इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल प्लेस, इस पर किसका हक होना चाहिए? भारत का होना चाहिए, मेरे देश का होना चाहिए। अगर कोई पेट थोड़ा सा बढ़ा करके, बड़ी दाढ़ी करके, सर पे गोल टोपी लगाकर आए, कहे ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो भाई क्या करेंगे? है कोई राइट्स आपके पास? सुप्रीम कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा, फिर तो क्या करेंगे? इस तरीके से तो एकदम हमको हमारी मातृभूमि से निकाल दिया है। ऐसा कांग्रेस का अगर हमारी सत्ता चली गई तो भारत की जितनी प्रॉपर्टी है वो सब हमारे पास रहेगा। तभी तो देखो, जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री रहे तो 100 से अधिक सरकारी जमीन फिर से वक्फ बोर्ड को दान कर दिए। जरा बताइए, सरकारी जमीन को दान करने का हक तुमको किसने दिया? आप प्रधानमंत्री हैं, सरकारी जमीनों का, सरकारी चीजों का रक्षा करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, किसी एक को देने के लिए तो नहीं। तो किस अधिकार से भी दान कर दिए? और हद तो तब ये होती है जब वक्फ बोर्ड बने ही 70-75 साल हुआ है, तो 500 साल पुरानी जमीन को कहता है वक्फ की जमीन है। जब भैया तुम पैदा ही नहीं हुए तो तुमको दान दिया कौन और कैसे? पहले तो जो भारत की जमीन है वो भारत का होना चाहिए। और 500 साल पुरानी जमीन, जैसे भी ज्ञानवापी मस्जिद का ले लो, जब ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का विवाद चला और कोर्ट से इनको पूरी तरीके से हार मिल गई, तो इन्होंने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हालांकि अभी तो वहां पर हिंदुओं का ही बोलबाला है और रहेगा। यहां तक हद तक हो गई कि लाल किला और ताजमहल को भी प्रॉपर्टी बताने लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताने लगी। हमारे कर्नाटक में एक गांव था, एक महाशय थे, उनको अपनी जमीन बेचना था। जमीन बेचने वाले रेडी था, खरीदने वाला रेडी था। अचानक बीच में से कोई आता है, बोलता है इस पे आपका कोई हक नहीं है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जबकि वो उसके पूर्वजों की जमीन थी, जब वक्त पैदा भी नहीं हुआ। और एक ही नहीं, पूरे गांव को प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। और ऐसा एक केस नहीं, ऐसे हजार केस। और पिछले 2-4 सालों में तो आप देखें, जहां पर कोर्ट से इनको न्याय नहीं मिलता है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी बताकर हड़प लेते हैं। मतलब हमारा तो देश में चुनाव नहीं। फिर मुसलमानों को मूर्ख बना रहे हैं जो नेता लोग हैं, ओवैसी या कांग्रेस लोग, ये कर रहे हैं तुम्हारी कब्रें हड़प लेंगे। अगर ऐसा होता, जरा बताइए, हम कब्रें कितनी जमीन बना देती, जनसंख्या रहती क्या? हमने ही तुमको देश दिया ना रहने के लिए, और तुम हमारे भाई हो। आज का जो मुसलमान है वो कभी इतिहास का हिंदू था। रास्ते बदल गए, पूजा पद्धति बदल गई, पर कोई ये मुसलमान नेता आपको मूर्ख बना रहे हैं। नहीं तो ओवैसी बता दे, खुद बैरिस्टर है ना, कोई एक भी मुसलमान को बैरिस्टर बनाया नहीं बनाया, क्योंकि चाहता नहीं आप पढ़ो, वो चाहता नहीं आप आगे बढ़ो, उसे आपको भड़काना चाहता है और आपके घर पर योगी का बुलडोजर चलवाना चाहता है। सच्चाई मुझको तो लगता है ओवैसी और योगी जी मिले हैं। आज मैं ये बोल रहा हूँ, सच्ची में ओवैसी पहले भड़काता है, उसको पता अगर भड़काएगा तो योगी का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। तो पहले तुमको भड़काता है, फिर योगी बाबा का बुलडोजर चलवाता है। अब तुम देखो भाई, क्या करना है तुमको। ओवैसी जैसे गद्दार बात ना कर अपने घर पर संभल में देख रहे हो क्या हो गया। भड़काया कौन? योगी भड़काया, और बाद में क्या बुलडोजर चलवाया कि नहीं चलवाया? भड़काया कौन? ओवैसी भड़काया, और भड़का के बुलडोजर किसका चला? योगी का। देख रहे हैं ना, वही ओवैसी ही मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसे तुम लोग अपना नेता मान रहे हो। और उसके बाद अगर कोई दुश्मन है तो कांग्रेस और सपा। क्यों? क्योंकि दोनों ने सत्ता की भरपूर मलाई चाटी और किसी भी मुसलमान का कुछ भला नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अच्छे रास्ते पर आ गए तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा ना। इन्हें वोट कौन देगा? आपसे वोट चाहिए तो आपको लटका कर तो रखना पड़ेगा, इसलिए आपको लटका कर रखना चाहते हैं।
और ये लोग का आपसे कोई हमदर्दी नहीं। ये लोग जब अपने देश के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? जो अपनी धरती माँ भारत माता से गद्दारी कर सकता है, सत्ता की कुर्सी पर बैठने को तुम्हारा होगा क्या? कुछ अपने माँ बाप नहीं, ये कल्पना आप लोग भूल गए क्या? स्टेज पर मुलायम सिंह यादव अखिलेश ने किस तरीके से माइक छीनकर हटा दिया था। तो जो अपने माँ बाप के लिए तुम्हारे क्या होंगे? अपनी वाणी विराम देता हूं। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।